किस तरीके से बांग्लादेश जो है वो लगातार गर्त में जाता जा रहा है। निपुण जी, क्या आपको लगता है कि इस पॉइंट से बांग्लादेश जो है वो वापस आ पाएगा, कमबैक कर पाएगा? राष्ट्र के अगर हम बात करते हैं जी तो 3-4 पैरामीटर होते हैं जिन पर हम राष्ट्र के विकास को नापते हैं, तोलते हैं। पहले हम देखें कि वहां पर सुरक्षा की स्थिति क्या है। राष्ट्र की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा देना। ये जिम्मेदारी अगर कोई सरकार फेल हो जाती है तो कहा जाएगा कि वो सरकार अपने मूलभूत कार्य से ही क्या हो गई, फेल हो गई। फिर हर राष्ट्र अपने विकास के जो पैरामीटर्स हैं, विकास को बनाए रखना चाहता है, और अगर विकास को वो मेंटेन नहीं कर पाता, लगातार उसमें डिक्लाइन होता है, तो वो भी एक राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक अस्थिरता का कारण बनता है। बांग्लादेश की स्थिति तो राजनीतिक अस्थिरता इतनी ज्यादा है कि समझ नहीं आ रहा कि फ्यूचर क्या होने वाला है। अभी आपने जैसे बात की, आपने बहुत सारे डेटा बताया, मैं उसी को बात करूंगा। विपिन जी ने बहुत अच्छे से चीजों को डिफाइन किया, मैं उसी को थोड़ा आगे जोड़ता हूं। जब हम बात करते हैं वहां पर सुरक्षा को लेकर, अगर आप अभी का एक डाटा देखें, 2024 में पूरे साल में जो हत्याएं हुई थी वो 1613 थी। अभी मैं एक डाटा देख रहा था कि मात्र जनवरी से लेकर जून 2025 में करीब 2000 लोगों की वहां पर हत्याएं हुई हैं। यानी कि साल के एंड तक जाते जाते ये पिछले मुकाबले करीब आपका 2.5 गुना, मतलब दुगने से भी ज्यादा आपके वहां पे हत्याएं होंगी। और इसी प्रकार की चीजें आपका अपहरण को लेकर, दुष्कर्म को लेकर, हर पैरामीटर में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा है। ये माइनॉरिटीज के साथ खासकर हो रहा है, और माइनॉरिटीज के साथ साथ जो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करने वाले लोग हैं उनके साथ भी घटनाएं बड़ी मात्रा में प्रभाव की हो रही हैं। हम आर्थिक विकास की बात करें, कहां शेख हसीना के टेन्योर में जो उनकी एक आर्थिक विकास जो दर थी वो 7% को भी क्रॉस कर गई थी। आज 2025 में वो 3% आपकी रह गई है। ये दिखता है कि 7% से 3% पर आना। गरीबी का स्तर जो शेख हसीना के दौर में 5% था, आज वो बढ़कर आपका 9 पॉइंट को भी क्रॉस कर गया है, यानी कि गरीबी वहां पे बढ़ी है। हम तमाम तरह के अगर पैरामीटर में देखेंगे तो आर्थिक विकास में भी आपका डाउन जा रहा है। ये वही बांग्लादेश है अभिषेक जी, जिसने कई सारे पैरामीटर में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया था। और अभी जो आप बात कर रहे थे राजनीतिक अस्थिरता की, देखिए राजनीतिक अस्थिरता का तो ये आलम है कि जो सबसे बड़ी पार्टी वहां पर अवामी लीग, उसको आप चुनाव लड़ने दे रहे, यानी कि आप बोलने की आजादी, वोट देने की आजादी, चुनाव लड़ने की आजादी, यही अधिकार आपने क्या लोगों को छीन लिया। अवामी लीग को आपने लड़ने को मना कर दिया। फिर दूसरा जो आपका बीएनपी पार्टी है, बीएनपी पार्टी कह रही है कि प्रेजेंट में जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था बेहतर नहीं है, इसके अलावा क्या बना दी जाए, एक संवैधानिक संस्था बना दी जाए जो उस व्यवस्था का संचालन करे। लेकिन वहीं जो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को पूर्ण रूप से खुला समर्थन देने वाली पार्टियां, जिसमें हम जमात इस्लामी की बात भी कर सकते हैं, और जमात इस्लामी के अलावा जो नई नवेली पार्टी एनसीपी जो बनी है वो ओपनली समर्थन दे रही है। और उसका कहना यह है कि कैसे भी करके पहले संविधान नया बना दिया जाए, पुराने संविधान को आप डस्टबिन में डाल दीजिए। आप सोचिए, जिस देश ने, हम अगर अपने पड़ोस में देखें, पाकिस्तान ने 3 बार अपना संविधान बदला। हम देखें चीन को, चीन ने कई बार अपना संविधान बदला। म्यांमार की हम बात करें तो कई देशों की आप बात करेंगे जहां पर इस प्रकार का घटनाक्रम होता है, वो देश कई साल, कई दशक तक या पीछे चला जाता है। तो जो बांग्लादेश के हालात हैं वो केवल बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय ही नहीं है, बांग्लादेश की जनता के लिए चिंता का विषय है। और जो विपिन जी ने कहा था बिल्कुल सही बात है, वो भारत के लिए भी चिंता का विषय है। क्यों? जब वहां पर असुरक्षा बढ़ेगी, जब वहां पर गरीबी बढ़ेगी, जब वहां पर विकास नहीं हो पाएगा, तो निश्चित रूप से हमारे बॉर्डर पर क्या होगा, ज्यादा घुसपैठ की संभावनाएं बढ़ेंगी, ज्यादा संख्या में आपको क्या घुसपैठी आएंगे। उनको से रोकना, केवल ये नहीं कि केवल माइनॉरिटीज आएंगी, बड़ी संख्या में जो वहां पर मैस्टोरियन पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो भी भागकर हमारे यहाँ पर आएंगे, क्योंकि रोटी तो सबको चाहिए जी। तो ये एक बड़ी समस्या, पूरी राजनीतिक अस्थिरता ने इस पूरे क्षेत्र की अस्थिरता को क्या दिया, बढ़ावा दिया है जी। ठीक है विपिन जी, आपका रुख करूंगा मैं, और आपसे मैं समझना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आखिर जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं उसके पीछे की वजह क्या है? ये बड़ा अहम सवाल है आपका। देखिए, कई इसका अगर आंकलन करा जाए, डीप स्टेट बोल सकते हैं, और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फॉरेन मीडिया जो अमूमन देखा जाता है कि अपना फेक प्रोपागेंडा चलाती है
और यहाँ पर हिंदुस्तान में कुछ घटना हो जाए तो उसको बढ़ चढ़कर दिखाने का काम, ये एक रिवायत सी रही है फॉरेन मीडिया की। ये फॉरेन मीडिया को क्या समझ नहीं आया कि इसके पीछे जो बांग्लादेश में परिस्थितियां और जो तख्ता पलट हुआ है, एजेंडा क्या था? मैं आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए बड़े एक साधारण तरीके से समझाना चाहूंगा। देखिए, द एजेंडा वॉज वेरी सिंपल, टू टॉपल द गवर्नमेंट। आप अगर सरकार चाह रहे हैं कि सरकार चली जाए, उसके खिलाफ आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, वॉर क्राइम्स के और ह्यूमन राइट वायलेशंस के, तो आपके पास पुख्ता क्या सबूत थे? तो यानी कि इसका मतलब है अगर आप ऐसे आरोप लगाएंगे तो आप तख्ता पलट कर देंगे। तो डेमोक्रेसी कहां गई? एक तरफ जितने लोग ये बड़ी बड़ी दुहाइयां देते हैं, बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है या लोकतंत्र नहीं है, आवाजें कुचली जा रही है, तो बांग्लादेश तो जीता जागता इसका उदाहरण है। यहां पर एक बहुत बड़ी केस स्टडी बनेगी कि यहां पर जो हालात बद से बदतर हुए उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? डीप स्टेट को ठहराया जाए या कुछ विदेशी मुल्क, ये जो बिग ब्रदर्स की भूमिका में आते हैं? क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, बड़ी अहम बात कि हिंदुस्तान अमन पसंद मुल्क है एंड इंडिया वांट्स अ पीसफुल नेबरहुड। ये और निपुण जी तो बड़े जानकार हैं, तो बिल्कुल मैं इन्होंने जो बातें बोली उसी बात को आगे बढ़ाकर कि हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग पहले थी लुक ईस्ट पॉलिसी और अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो हम तो विश्वास करते हैं इंप्लीमेंटेशन में, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे, अगर हम अपने सीमा विवाद की बात करें, जो जिन मुल्कों के साथ भी सीमा विवाद, वो हमने लगभग सुलझा दिया है। और अगर इसकी तुलना करें चीन से, तो आज भी वर्तमान के दौर में 14 मुल्कों के साथ सीमा विवाद अभी भी बरकरार है चीन का। तो अपने आप में ये बहुत कुछ बयान करता है कि यहाँ पर क्या हालात है। और इस समय कई ऐसे मुल्क हैं जो आग में घी डालना किकारते हैं। लेकिन इस समय बड़ी जरूरी बात कि यहाँ पर कुछ जो नेता यहाँ के जो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि यहाँ पर हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश वाले हालात बन जाएंगे, तो अब ये बिल्कुल एक साफ संदेश मिल गया कि आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ है, एक साल में क्या बदलाव आया। यहां पर अर्थव्यवस्था पटरी से बिल्कुल बिखर गई, अल्पसंख्यकों पे जो हमले हो रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस समय कि यहां पर ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिसका संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विपिन जी। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बने रहें मेरे साथ। एक बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं, जहां तख्ता पलट का 1 साल पूरा होने पर हसीना का पत्र जो है वो सामने आया। शेख हसीना ने जो है जमकर अंतरिम सरकार की आलोचना की है, दमन के खिलाफ खड़े होने के लिए देशवासियों की सराहना की। संघर्ष जारी है, जो टूट गया उसे फिर से बनाएंगे, शेख हसीना ने कहा कि सत्ता भले ही हथियाली लेकिन भाग्य को छीन नहीं पाएंगे। नया अध्याय लिखेंगे जो उत्पीड़न नहीं आशा प्रगति से परिभाषित होगा। तो शेख हसीना का पत्र सामने आया, 1 साल तख्ता पलट के हुए हैं और 1 साल के बाद ये पत्र बांग्लादेश की आवाम के नाम शेख हसीना ने लिखा। हमारे दोनों खास मेहमान बने हैं, हमारे साथ उनका रुख करेंगे। निपुण जी, जिस तरीके से जो हालात बने हुए नजर आ रहे हैं, एक बड़ी बात यह भी बार बार निकलकर सामने आती है कि आखिर वो अंतर्राष्ट्रीय मंच कहां पर है जो ऐसी स्थिति परिस्थिति में लगातार आवाज उठाते हैं। यूएन या यूएनएससी को लेकर बात करें, इन वैश्विक संगठनों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कड़ी प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई। निपुण जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही बात आपने कही, और यूएन यूएनएससी भारत तो हमेशा इस बात को बोलता आया है जी। और 2005 से लेकर हमने अपनी इस आवाज को बहुत उग्र भी किया था। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कई, जब यूएनओ गए थे, उन्होंने कहा था इस बात को कि जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। और आज तो वर्तमान में हमको दिख रहा है कि ये जो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको लगेगा बिल्कुल मृत प्राय हो चुके हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर खड़ा है यूएनओ? नहीं। आप देखिए इजराइल और हमास या इजराइल और ईरान का वॉर, क्या आपको यूएन कहीं बोलता हुआ दिखाई दिया? अभी प्रेजेंट में जो डोनाल्ड ट्रंप एकदम टैरिफ चैंपियन बनकर तलवार लेकर दैट टैरिफ, इधर टैरिफ, उधर टैरिफ, वो जो लगे हुए हैं, क्या आपको लगता है डब्ल्यूटीओ जैसे संगठन जो है आपके काम कर रहे हैं? जी। तो मैं ये मानता हूं कि जो देश बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रांग है, उनके मामलों में यूएन आपको कभी बोलता हुआ दिखाई नहीं देगा। जी। जहां किसी कमजोर देश की बात होगी तो यूएनओ की जो संस्था है, या हम देखिए चीन का, आप देखिए चीन का जब आपका पूरा कोविड के समय क्या भूमिका थी डब्ल्यूएचओ की, किस प्रकार की भूमिका थी, बिल्कुल एकदम सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार थे कि चीन का इसमें कोई रोल नहीं है,
चीन तो साफ सुथरा क्या खिलाड़ी है। तो आप सोचेंगे समझेंगे इस बात को कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये ताकतवर देशों के हाथ के खिलौने हैं, कमजोर के ऊपर इनका चाबुक चलता है। और यही बात भारत बार बार बोलता आया है कि इनको जरूरत है एक बेहतर लोकतांत्रिक मुल्क बनाने की, और एक ग्लोबल साउथ का यहाँ पर परमानेंट मेंबर होना चाहिए। अगर हम वहां पर होते तो इस प्रकार की चीजों पर निश्चित रूप से हम आवाज उठाते, क्योंकि हमने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस प्रकार की बातों को हमेशा उठाया है। और भारत का जो रुख रहा, आप देखिए शेख हसीना जब भारत आई, आने के बाद ब्रिटेन से उन्होंने एस्लम मांगा, लेकिन ब्रिटेन ने देने को मना कर दिया, तब भारत को उनको पॉलिटिकल एस्लम देना पड़ा। तो ये इन देशों की वास्तविकता है कि ये अपने जब बात आती है तो बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बनते हैं, लेकिन जब बात होगी आपके किसकी, एक गरीब देश के, एक छोटे मुल्क की। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि जो बांग्लादेश में खींचतान हो रही है, जो मोहम्मद यूनुस है, कौन है मोहम्मद यूनुस? क्या वहां की जनता के द्वारा चुनकर आया हुआ नेता है? कदाचित भी नहीं। सो कॉल्ड जो आपके स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे उनके द्वारा वो आया हुआ बनता है। वो भी जो प्रोटेस्ट थे वो प्रोटेस्ट केवल और केवल बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं हो रहे थे, वो बाहर के द्वारा क्या थे, प्रमोटेड थे। और ये बात पब्लिकली आने लगी है। बिल्कुल निपुण जी, बिल्कुल ठीक है आपने कि सारी बातें जो है पब्लिकली अब आने लगी हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से लगातार अत्याचार जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर आवाज कब उठेगी, वो बड़ी बात